पीछे रह बात हुई। उसके बाद जो मेन है, अगर आपको ये कैलकुलेट करते हो, आप जाते हो $2000, मैंने अगर यूएसए जाना है तो मैंने अपने एक मोटर बाइक के लिए $2000 सिर्फ मैंने उस चीज़ के लिए देना है, यानी उसको शिप करवाने के लिए। उसके बाद मैंने फ्लाई करके जाना है खुद। और सेकंड थिंग, थर्ड थिंग सॉरी, कि मैंने वहाँ पे जाके उसका कस्टम क्लियर करवाना है। उसकी वो जो वहाँ जाके कस्टम ऑफिस जाना है, कस्टम क्लियर करवाना है। कस्टम का सारा काम करवाने के बाद उस बाइक को वहाँ से लूँगा, फिर से उसको रेडी करूँगा, रूल एंड रेगुलेशन अगर उनको कोई चीज़ें मसला हैं तो वो पूरी करूँगा। उसके बाद अगर आपका ये होता है क्या कि आपने ये सारा आपने करके जब आप उस तरफ से निकलते हैं, तो मैं वैसे ही चल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि कोई प्लान नहीं है, तो बस वैसे ही गांव के अंदर से घूमता फिरता जा रहा हूँ थोड़ी सी राइड करने के लिए बस। तो उसके लिए फिर आपको ये करना होता है कि आप ये सारा कुछ कर लिया। उसके बाद आपने जब ये सारे चीज़ें हो गई, फिर आपने वहाँ पे आपको उस मोटरसाइकिल या गाड़ी की इंश्योरेंस भी लेनी है, जो कि आपको बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि वो शॉर्ट टाइम होती है। शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस जो होती है वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती हैं। जो लोग राइड करते हैं मोटर बाइक्स या दूसरी चीज़ें आउट ऑफ कंट्री, वो जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो होती हैं इंश्योरेंस से होती हैं वो कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी बड़ा बजट बनता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। फिर आपका आप खुद ट्रैवल पे होते हो, सारा कुछ करना होता है। तो इसके बाद जब आप जाते हैं, लेकिन उसका एक और अल्टरनेटिव है जो मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने फिर से कहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फुटबॉल मैच की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं कनाडा जाता हूँ तो मुझे चाहिए कि कनाडा मैं सिर्फ फ्लाई करूँ, अपना हेलमेट लूँ, अपने कपड़े वगैरह अपने बैग में डालूँ और कनाडा चला जाऊँ। वहाँ से मैं अपना एक हायर करूँ जो वहाँ पे मोटरसाइकिल रेंटल है, ठीक है, गाड़ी के रेंटल्स जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ बात करूँ। अगर आप वन डे प्राइस देखोगे तो वो आपको वाकई बड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन जब आप उनसे लेते हो 2 हफ्ते के लिए, 3 वीक्स के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए लेते हैं, तो वो उस वक्त आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ते ये सारे जो ट्रिप्स होते हैं। तो आप उसकी कैलकुलेशन करें तो वो आपको कदरे सस्ता पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ और भी होती है कि आपकी अपनी जो गाड़ी है, आपका अपना जो मोटर बाइक है, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा और वो उसको भी कोई मसला नहीं है। यानी ना तो आपके, वो हमारे अपनी ज़बान में कहते हैं ना, उर्दू पंजाबी में के हिंदी में, कि उसके किलोमीटर भी ऊपर नहीं जाएंगे वो भी आपको कोई उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई खुदा न खास्ता वहाँ कोई मसला हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि बैड थिंग्स हैपन, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है, तो आपकी मोटर बाइक को कोई इशू नहीं है जो आपने खुद प्रिपेयर करवाना है वहाँ पे। अगर क्योंकि आप जब लेते हैं ना ये चीज़ किसी रेंटल से, जैसे मेरे एक्सपीरियंस है, मोटर बाइक का तो नहीं है अभी तक, लेकिन गाड़ियों के एक्सपीरियंस हैं, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है आपकी इंश्योरेंस में। अगर खुदा न खासा कुछ हो जाए तो वो सारा कुछ ओनर नहीं देना, वो आपको उसी वक्त सेकंड गाड़ी दे देते हैं। अगर आपके कहीं भी किसी जगह पे कोई मसला हो जाता है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आपको लिए सेकंड गाड़ी अरेंज कर देते हैं और आप वो लेके चले जाते हैं। और वो उस गाड़ी को सही करवाना उनका मसला है, क्योंकि आपने वो इसके अंदर जो आपने रेंटल फीस दी होती है उसके अंदर ही सारी इंश्योरेंसेस होती हैं। अभी आप पे डिपेंड होता है कि आप इंश्योरेंस कौन सी वाली लेते हैं। जैसे मैं तो नॉर्मली फुल इंश्योरेंस लेता हूँ, जिससे सारा कुछ इंक्लूडेड होता है हर तरह का, ताकि टेंशन फ्री होके आप चला सकें। कुछ भी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा कुछ यूरोज़ ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल ज़हनी तौर पे टेंशन फ्री होते हैं कि नहीं ये स्क्रैच ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ऐसे ना हो जाए, क्योंकि कभी भी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि क्या हो जाएगा आने वाले टाइम में। इसके बाद जो आपकी जो दूसरी चीज़ होती है कि आप जब ये सारा कुछ लेते हो तो उसमें आपने सिर्फ देने हैं वहाँ जाके रेंटल को पैसे देने हैं।
और सिर्फ आपके जेब से जो खर्च होना है ज़्यादा, जो पहले उस पर भी होना है, आपकी अपनी गाड़ी पे भी, वो आपका पेट्रोल, या अगर आपके पास गाड़ी या डीजल में तो डीजल खर्च होगा, ये चीज़। तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें कि $2000 अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जाता हूँ और इसके बदले अगर मैं वहाँ पूरा कनाडा देखने के लिए 1 महीने के लिए मोटर बाइक ले लेता हूँ, तो मेरा यही ख्याल है कि मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि मुझे वो चीप पड़ता है, क्योंकि समंदर के ऊपर से राइड करके तो मैंने फिर भी नहीं जाना, या फ्लाई करके भी नहीं जाना मोटरसाइकिल के साथ, वो भी मैं नॉर्मल अपनी एयरलाइन के साथ ही जाऊंगा फ्लाई करके। लेकिन ये है कि मोटर बाइक तो वो शिप के अंदर ही जाएगा, तो उसमें भी उसको मसले होते हैं, बैटरीज निकालो, ये करो वो करो। उसके बाद भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू रहे हैं उसके बाद भी, कि हाँ जी ये मसला है और वो मसला है उसके साथ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो उसमें ये प्रेफरेंस अच्छी आती है कि अगर आपने बहुत दूर कहीं जाना है तो वेल एंड गुड है कि आप वहाँ पे अपना एक मोटर बाइक रेंटल कर लें। मैंने मोटर बाइक की बात अब इसलिए कर रहा हूँ कि हम मोटर बाइक पे हैं, तो मोटर बाइक रेंटल कर लें और उसके साथ अपना ट्रिप करें, वैसे ही इंजॉय करें जैसे आप अपने मोटर बाइक पे इंजॉय करना चाहते हैं, बिना फिक्र के, बिना किसी चीज़ के। आपको पहले दिन थोड़ा सा महसूस होगा कि डिफरेंट मोटर बाइक है, डिफरेंट स्टाइल है थोड़ा सा, लेकिन आपके जो हेलमेट आपके पास है कैमरे वाला, आपका दूसरा अगर कैमरा आपके पास है तो वो भी आप लगा लें। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं और आराम से जाते जाते इस सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए आप जाते जाएं और आपका ये सारा कुछ सही ऐसे ही चलता रहेगा और ना आपको इतनी ज़्यादा वो मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, वर्कशॉप जाना है, ये करना है, वो करना है। वो चीज़ें उनके आपकी वो सरदर्दी नहीं होगा, आपको कोई उसकी हेडेक ही नहीं है, आप आराम से अपना ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आपने बहुत दूर जाना है किसी कंट्री में, ऐसे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं यूएसए जाता हूँ अपने राइड के टाइम पर, या फिर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, स्पेशली जो मेरा इन द फ्यूचर प्लान में से है एक अगला कंट्रीज़। यूएसए का तो अभी मैंने पूरी तरह नहीं किया, लेकिन कनाडा का मेरा है। तो कनाडा अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे बेहतर यही है कि उनकी जो ईस्ट कोस्ट पे मोटरसाइकिल रेंटल्स हैं उनसे बात करूं और वहाँ से लूं और फिर मोटरसाइकिल को चाहे वेस्ट पे छोड़ूं, चाहे राउंड अबाउट करता हुआ घूमता घुमाता दूसरी साइड से होता हुआ वापस ईस्ट कोस्ट पे ही उनको दे दूं और टोरंटो से वापस आ जाऊं फ्लाई करके। तो उसमें मुझे लगता है कि मेरा 1 महीना जो है, मेरा एस्टिमेट है, जैसे मैंने अपना वो प्लान देखा था, बनाया था, तो उसमें 1 महीने में मैं ये अपनी राइड कर सकता हूँ और बड़े आराम से कर सकता हूँ, रेदर देन कि मैं अपने मोटर बाइक को वहाँ भेजूँ और उसको ऐसे इस्तेमाल करूँ। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो छोटे बाइक्स होते हैं वो लॉन्ग ट्रिप्स में मसले करते हैं, उनको थोड़ा बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं। तो वहाँ पे जो आपको बाइक्स मिलते हैं वो क्योंकि रेंटल वाले होते हैं, तो वो रेंटल वाले बाइक्स हर तरह चेकिंग हुई होती है। और दूसरी बात ये कि वो थोड़े बड़े बाइक्स होते हैं, तो वो पैनियर्स वगैरह भी आपको दे देते हैं, बाकी चीज़ें भी आपको दे देते हैं, तो आप आराम से अपना ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ चलते चलते, सारा कुछ आपको कोई इशू नहीं होता है ऐसा। इसके अलावा जो सारी चीज़ें आपकी जितनी बाकी ट्रिप्स हैं, सारा कुछ आपने मैनेज करके चलें। मैं अक्सर देखता हूँ लोग मैनेज नहीं करते और बाद में मसले होते हैं थोड़े बहुत। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आप मैनेज करें, पहले से प्लान करें। ठीक है, कभी कभी प्लान जो होते हैं 100% नहीं चलते, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत बेहतर प्लान्ड हो तो आपको इतना इशू कभी नहीं आता इन चीज़ों के ऊपर से जो आपको दूसरे मसले मसाइल की वजह से आता है। इसलिए मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि मैं जो है ऐसे ट्रैवल करूं जहां मैं दूर जाना है। अगर मैं तो नज़दीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो मेरे नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें तो मैं अपने मोटर बाइक पर ही ट्रैवल करूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे इजीली मैं इसको मैनेज कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने कहीं और जाना है तो फिर मैं इसके ऊपर से जो अपना ट्रैवल है वो मैं उसको उस तरीके से करूँगा जैसे मैंने अभी बात की है। ये मेरे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है, लेकिन अभी मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है कि कैसे होगा। ये तो इंसान अपनी कोशिश करता है, लेकिन जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता। उसकी फाइनल
चीज़ें जो हैं वो कहीं और हो रही होती हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं साथ साथ। तो इस चीज़ का जो होता है कि इशू है कि आप जैसे जैसे चलते हैं तो इन चीज़ों में आपको ये करना है सारा कुछ साथ साथ ही, और आपको कोशिश करनी है कि आपने इन सारी चीज़ों को अपने मैनेज करके किसी तरीके से आपने ट्रैवल करते रहना है अपना साथ साथ। ये ट्रैवल के हिस्सों में से एक चीज़ है जो मेरे ख़्याल में बेहतर है ऐसे अगर होती है तो। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, कभी प्लस माइनस होते रहते हैं ज़िंदगियों में हर चीज़ में। तो इन चीज़ों के साथ साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो इतने मसले मसाइल नहीं आते। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी कुछ को लगता है कि हाँ जी मैं अपनी मोटर बाइक पे ट्रैवल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ हिस्सों में समझ आती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने कंटिन्यूसली ट्रैवल करना है। जैसे कुछ हमारे राइडर्स हैं पाकिस्तानी इंडियंस और दूसरे भी इंटरनेशनल, कि वो एक मुल्क से दूसरे से तीसरे, तो उसमें फिर आपको यही है कि आपको अपनी बाइक की होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि आप साथ साथ अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ भी चलानी है आपने, और उसके साथ साथ आपने अपना एंजॉय भी करना है, तो फिर मेरे ख़्याल में जैसे मेरे प्लान्स हैं कि अगर तो मैं फुल टाइम राइड को देता हूँ, फुल टाइम व्लॉग्स बनाता हूँ, तो वो तो समझ आती है मुझे कि मैं भी फिर ऐसे ही राइड करूँ कि अपनी मोटर बाइक लेके ट्रैवल करता रहूँ। अगर मैं कनाडा गया हूँ तो कनाडा के बाद USA, फिर मैक्सिको, और फिर साउथ अमेरिका का ट्रिप करूँ पूरा। जो एक तरफ गया तो फिर एक दफ़ा ही करके आए, और फिर वहाँ से अर्जेंटीना से वापस आए इंसान, तो वो चीज़ समझ आती है। लेकिन जो आपके जो चीज़ें हैं जो आपकी दूसरी तरफ चलती हैं, यानी जैसे मैंने कहा कि नहीं साथ साथ जॉब भी करनी है, आपका ये सारा कुछ है, और ये एज आप हॉबी या पार्ट टाइम तौर पे कर लें, क्या व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और अपनी राइड के भी मज़े लेने हैं, ट्रैवल भी करना है दुनिया को देखने के लिए, तो फिर ये चीज़ें जो हैं उसमें यही सबसे अच्छा है मेरे ख़्याल में, तो क्या वहाँ का बाइक लें और वहाँ से आप ट्रैवल करें इस तरीके से। इसके अलावा कुछ मुल्क भी ऐसे होते हैं, मसलन मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, हमारा नेबर कंट्री है, यानी वहाँ इंडिया पाकिस्तान में नेबर कंट्री हमारा जो है वो है चाइना। तो चाइना में अगर आपने अपनी बाइक लेके जानी है अपना, तो आपको वो इतना पेपर वर्क देना पड़ता है वहाँ पर, और वो आपको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और पैसा देना पड़ता है कि आपको लग बता जाता है एक दफ़ा। और फिर उसके ऊपर फिर आपने एक जो पूरी, जैसे मैंने एक्सप्लोर किया था, तो चाइना चाहता है कि जी आपके साथ हमेशा एक बंदा मौजूद रहे जैसे आप उसे स्पाई समझ लें या जो मर्ज़ी समझ लें, तो वो हर टाइम आपके साथ एक बंदा, यानी आप हायर करें किसी ट्रैवल एजेंसी को जो आपके साथ ही रहे, वो ही आपको दिखाए और वही आपको ट्रैवल करे। लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंसी हैं जो उनकी वो, यानी आप सोच लें कि अगर आपने, मैं चेक कर रहा था एक जर्मन राइडर को, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि वो किर्गिस्तान से इंटर हुआ है और उसने दूसरी तरफ जाना था लाओस की तरफ, तो वो ये सारे एरिया के लिए उसने तकरीबन $7,000 दिए हैं क्रॉस करने के लिए, यानी उस ट्रैवल एजेंट को, जिसके अंदर ये नहीं बाकी सारी फीसेस भी मौजूद थी, इंटर होने की बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी थी। तो उस सूरत में मैंने चेक किया था कि बेहतर है कि आप, यानी हम लोग या मैं या आप कोई भी, हम लोग जाके एक वो ले लें, चाइना के अंदर ही एक मोटर बाइक कंपनी से हायर करें मोटर बाइक, उन्हीं का मोटर बाइक हो, उन्हीं का सब कुछ हो। आप एक जगह उतर जाएं आराम से, बीजिंग उतरें, शंघाई उतरें, जहाँ दिल करता है जिस एयरपोर्ट पे आपने जाना है आप जाएं, वहाँ से अपना ट्रिप शुरू करें, पूरा चाइना आराम से देखें, आपको इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। इसी तरह दुनिया के और भी कई और कंट्रीज़ हैं जो आपको ऐसे इंटर नहीं होने देते आपकी अपनी बाइक के साथ, अपने सारा कुछ तरीक़ों से। तो उसमें फिर यही है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा।
जैसे कि अभी ADAC की वेबसाइट पे मैं लास्ट टाइम देख रहा था, तो देख रहा था कि इंडिया भी को भी मसले हैं कि बाहर की जो आती हैं गाड़ियाँ या मोटर बाइक्स आते हैं, उनके ऊपर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उनके, तो उधर के लिए भी मेरी यही प्रेफरेंस है। इवन मैं आपको कहता हूँ कि जो एक और राइडर्स हैं इंटरनेशनल हैं, इची बूट्स के नाम से, नोरोलेन इची बूट्स के नाम से उनका चैनल है, तो आप उनको भी देखें। अभी वो रिसेंटली दूसरी दफ़ा इंडिया गई, उसने पहले भी इंडिया में टूर किया था, अब उसने दूसरी दफ़ा इंडिया में टूर किया है, तो वो भी उसने वहीं से हिमालय लिया। और हिमालयन, पहले भी हिमालयन था उसके पास 350, और अभी रिसेंटली उसने 450 जो अभी नया हिमालयन आया उसको लेके पूरे इंडिया का टूर किया। मेरे ख्याल 5000 किलोमीटर्स का टूर था उसका जो उसने किया है। और वो भी इसी तरीके से, हालांकि उसके पास अपना मोटर बाइक है, वो जो होंडा CRF 300 रैली वो इस्तेमाल करती है, तो वो अफ्रीका में टूर कर रही थी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो अफ्रीका उसने थोड़े अरसे के लिए छोड़ा है और वो उसने इंडिया में ट्रिप किया फिर। तो वो भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था उसका कि चले जी ठीक है, अगर इंडिया को वैसे मसला है तो आप ऐसे कर लें, अपना उनका मोटर बाइक ले लें। मैं समझ सकता हूँ हर कंट्री के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, और रिस्पेक्टली हम उनको फॉलो करना चाहिए और उसके साथ ही चलना चाहिए। जैसे वो कानून कहते हैं वैसे ही आपको उनके साथ ही काम करना चाहिए। चलें जी, एक छोटा सा आपके साथ बातचीत भी हो गई, एक छोटा सा हमारा ये ट्रिप था। थोड़ा सा मैं क्या, बारिश रुकी हुई है, अभी बारिश फिर से शाम तक आ जानी है, मौसम भी साफ़ नहीं हुआ, धूप तो नहीं निकली, लेकिन चलो कुछ बेहतर है इस लिहाज से। तो मैं क्या, चलते चलते फिर आपके साथ ये सारी बातें करते जाते हैं। मैं ये अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं अपना वापस आ गया हूँ अपने एरिया में। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो जिन मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करते हैं, वीडियोस देखते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सबको से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें कि हम कैसे अपने इन सारी चीज़ों को और इम्प्रूव करें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।